दोस्तों, इस कहानी ने मुझे पूरी रात जगाए रखा और मुझे पूरा यकीन है कि यह आपको भी जगाए रखेगी। कोलकाता, भारत में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता था। मेरी परीक्षाएं लगभग खत्म हो चुकी थीं, इसलिए मैंने अपने गृहनगर वापस जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक किया। बदकिस्मती से तारीख महीने के अंत के कुछ दिन बाद की थी और इसका मतलब था कि अगर मैं वहां रुका तो मुझे अगले पूरे महीने के लिए अपने मकान मालिक को पैसे देने होंगे, क्योंकि मैं कुछ पैसे बचाना चाहता था। इसलिए मैंने शहर में अपने इकलौते रिश्तेदार के यहाँ रुकने का फैसला किया। मेरे परिवार के उनके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन मैंने उनसे सालों से बात नहीं की थी और उन्होंने भी मुझे फ़ोन करने की ज़हमत नहीं उठाई। इसलिए मैंने अपनी माँ से उनका फ़ोन नंबर लिया और उनके पुराने नंबर पर फ़ोन किया और फ़ोन बज उठा। मुझे अंदर से बहुत अच्छा। मैं अपना सामान लेकर उनके छोटे से घर पहुंचा और वे 2 बच्चों वाला एक सामान्य परिवार लग रहे थे। बच्चे तो ठीक लग रहे थे, लेकिन मुझे वहां कोई अप्रिय सा महसूस हुआ और घर में अजीब सी गंध आ रही थी, मानो किसी बासी मोतपल की गंध आ रही हो। बच्चे मुझसे नजरें मिलाने से कतरा रहे थे और मुझे बता रहे थे कि कहाँ जाना है। मुझे घर के अंदर ले जाया गया, सीधे मेरे गेस्ट रूम में, जो छोटा सा था। कंक्रीट का फर्श था और एक छोटी सी खिड़की थी। फर्श पर एक गद्दे के अलावा वह बिल्कुल खाली था और उसमें ब्लीच जैसी गंध आ रही थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ दिनों में ही वहां से जाना था। थोड़ा आराम करने के बाद मैं उनके साथ बातचीत करने बैठ गया। उन्होंने मुझे अपनी खराब साथ खाने के लिए बैठ गए, लेकिन उनके माता पिता ने कहा कि वे बाद में खाएंगे। उन्होंने मुझे चावल और करी दी, लेकिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिया। मैं उलझन में पड़ गया, क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने ज़रूर ज़्यादा खा लिया होगा, लेकिन मैंने चुप रहने का फैसला किया। उन्होंने मुझे ज़्यादा दिया, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि वे डाइट पर हैं। खाने के बाद मैं गेस्ट रूम में गया और लेटने का फैसला किया। कमरा ठंडा लग रहा था और उसकी गंध ने मेरे दिमाग को ये यकीन दिला दिया कि यह और भी ठंडा है। मैं रेडिट पर सर्फिंग करने में व्यस्त हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर से एक हल्की सी आवाज़ आती रही, जो कुछ इस तरह थी, तारांकन, क्रिक 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 तारांकन। पहले तो मुझे लगा कि छत पर कोई चिड़िया है, लेकिन मैंने कमरों की तलाशी ली, लेकिन सब खाली थे। मैं सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या हुआ। मैंने कमरों में झांकने की कोशिश की, सब कुछ धूल से भरा था। फर्नीचर पुराना था, लेकिन दीवारों पर हाल ही में रंग किया गया था, लेकिन ये मुझे अजीब लगा क्योंकि वे खराब थी। मैंने कुछ और झांक कर देखा, हार मानकर फिर से रेडिट पर सर्फिंग करने लगा। 30 मिनट बाद मुझे उनका पेट भरा हुआ लग रहा था। मैं अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रात के खाने का समय हो गया था और मैं पहले से कहीं ज्यादा उत्सुक था। दोपहर के खाने की तरह ही उन्होंने मुझे भी खूब खाने को दिया, लेकिन खुद भी बहुत कम खाया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा, क्या तुम सबने बाहर खाना खाया? मैंने आज तुम्हें खाते नहीं देखा। और क्या तुम बच्चों को भूख नहीं लगी? अरे नहीं बेटा, बच्चों को आज पेट फूला हुआ महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने कुछ दवाइयाँ ले ली और ज़्यादा खाना नहीं खाया, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी आज तुम्हें खाना खाते नहीं देखा। क्या इसलिए कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम रसोई में चुपचाप खाना खाते हैं, शायद इसीलिए तुमने हमें देखा या सुना नहीं। ओह ठीक है, मैंने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं अपने सिर के पीछे से उनकी तीखी निगाहों को महसूस कर सकता था। मुझे डर लग रहा था, पर मैं अपनी जिज्ञासा को अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। रसोई के अंदर क्या है? ये कैसी आवाज़ें थीं? वे क्या खाते हैं? मैं आपसे यह पूछना चाहता था, इससे पहले कि मैं स्वयं उन उत्तरों को ढूंढूं। जब मैं रसोईघर की जांच करने का प्रयास करूंगा, जब सभी लोग सो जाएंगे। मैं अभी रेलवे स्टेशन पर हूँ, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे याद नहीं कि मैं इस बेंच पर कितनी देर सोई रही। मेरा सिर भारी लग रहा है, मेरे पैरों में दर्द है और मेरे हाथ पर गहरा घाव है। मैं अपना हैंडबैग पकड़े हुए हूँ, जो मेरा एकमात्र सामान है। कल जो हुआ उसे मुझे लिखना ही होगा, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। आधी रात हो चुकी थी जब मैंने उठकर चुपके से दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। अंधेरा था, पर्दों के पार से झांकता चांद बाहर झिंगुरों की आवाज़ के साथ आ रहा था। सावधानी से मैं रसोई के दरवाजे के पास पहुंचा, धीरे से उसे धक्का देकर खोला।
दुआ करता रहा कि अंदर कोई न हो। मैं अंदर घुसा और पीछे से सावधानी से दरवाज़ा बंद कर लिया हो गया। मैंने सोचा मैं अंधेरे में खड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरा और आखिरकार ज़मीन पर पैर रखा। मैं यहाँ महसूस की जा रही अलग अलग गंधों से अभिभूत था, जैसे कस्तूरी जैसा दलदल और पेंट, लेकिन साथ ही एक सड़ी हुई बदबूदार गंध भी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं एक छोटे से कमरे में हूँ। हर जगह कपड़े और पेंट के डिब्बे थे, वही पेंट जो ऊपर की दीवारों पर इस्तेमाल हुआ था, और उससे भी एक बहुत ही नम हवा का झोंका मुझे लगा। और फिर मैंने उसे देखा, कमरे के बीचों बीच एक विशाल पौधा। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, हर तरफ पौधे थे, छत पर नीली रोशनी और एक मशीन से आ रही नम हवा जो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ें निकाल रही थी जैसी मैंने अपने कमरे में सुनी थी। उससे पाइप निकल रहे थे जो ऊपर की ओर जा रहे थे, शायद इसीलिए मैंने उसे अपने ऊपर से सुना यह किसी। लेकिन मैंने एक पट्टिका देखी जिसने मेरा ध्यान खींचा। समुद्र दास, अग्रणी वैज्ञानिक, बागवानी विशेषज्ञ, पादप प्रजनक और मौसम विज्ञानी। यह तो पागलपन था, क्योंकि मेरे रिश्तेदार का नाम यही था। कौन जानता था कि वह इतना बुद्धिमान होगा। पौधे ने मुझे पूरी तरह से विस्मित कर दिया। विशाल पौधा गोल और हरा था, जिसकी बड़ी बड़ी नसें कमरे में फैली हुई थी। मुझे लगा कि यह कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि छूने पर यह मुलायम था और इसके किनारों से हरे रंग का गूदा रिसकर पास रखे कटोरों में गिर रहा था। ये बहुत ही भयावह था। पौधे के नीचे एक लेबल पर लिखा था, एंथ्रोपोफेगस डार्लिंगटोनिया। मैंने पौधे को प्लांट के अंदर एक आदमी था, एक आदमी जो लगभग घुल चुका था। इससे पहले कि मैं अपनी आंखों से सवाल पूछ पाता, मुझे तहखाने का दरवाज़ा चरमराने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठा और कागज़ों के ढेर के पीछे छिप गया। किनारों से झांकने लगा। मेरा मुंह सूख रहा था और मेरे कान बजने लगे थे। मैं सचमुच अपनी जान के लिए डर गया था। मैंने देखा कि वह बच्चों में से एक था। वह पौधे के पास आया और थोड़ा हरा गुपी गया। यही वह चीज़ रही होगी जो वे खा रहे थे। मुझे पता था कि मुझे तुरंत भागना होगा, इसलिए मैं उठा और उसका सामना किया। वह डरा हुआ और स्तब्ध था। मैंने उसे चीखने से रोकने के लिए अपना हाथ उसके मुंह पर रखा, लेकिन उस कमीने ने अंगूठे के पास जोर से काट लिया। इसलिए मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे भींच लिया। उसकी आंखें घूमने लगीं और उसके हाथ फड़फड़ाने लगे और वह बेहोश हो गया। मुझे तब अपनी ताकत का अंदाज़ा भी नहीं था। बस मैं भागना चाहता था। मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, रसोई से होते हुए अपने कमरे में गई। जो कुछ भी मिल सका उसे उठाया और मुड़ी, लेकिन मेरे दोनों रिश्तेदार तुम वाकई हिम्मत वाले हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी ताक-झांक करोगे। तुम पीछे हटो, मेरे पास चाकू है। अगर तुम पास आए तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। मैंने अपनी कांपती हुई बाहें हिलाते हुए चिल्लाया। हमें प्लांट के लिए आपकी ज़रूरत है। हम इसके बिना नहीं रह सकते। मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे जाने दो। सुनो साले, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अगर तुम बस सोए रहते तो तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन अब तुम्हारी मौत भी पिछली मौत जैसी ही भयानक होगी। क्या मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा, प्लीज़ प्लीज़। जैसे ही वो अपनी बात पूरी करने वाली थी, मैंने उसके पति को ज़मीन पर पटक दिया और चाकू से गोद डाला। वो भी लड़खड़ाकर गिर पड़ी, लेकिन मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उठकर भागा। मेरी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। उसने मुझे पैर से पकड़ लिया, लेकिन मैं किसी तरह बच निकली। मैं दोनों के चंगुल से छूट गई। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर भागी, दूसरा बच्चा मुझे देख रहा था। जब सामने का दरवाज़ा बंद नहीं था तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। मैं बस भाग गई। मैंने मदद नहीं मांगी, शायद इसलिए कि मैं बहुत डरी हुई थी। मैं बस बाहर निकलना चाहती थी, या शायद मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। मैं बस रात भर भागती रही और बेंच पर गिर पड़ी। घंटों हो गए हैं मुझे ये लिखना था। पहले अब मुझे अजीब लग रहा है। मुझे लगता है मुझे पुलिस से संपर्क करना चाहिए, लेकिन मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। मुझे भूख लग रही है। मैं मरना नहीं चाहता। काटने पर थोड़ा हरा गू है, अच्छा लग रहा है। मैंने इसे चखा, इसका स्वाद अच्छा है। मुझे इसे ज़रूर खाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं वापस जाऊंगा और कुछ और स्वाद चखूंगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।